नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें 4 टॉपिक और इसके अलावा आरटी जो राजस्थान के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी पढ़नी है आपको। इस टॉपिक को लेकर विद्यार्थी बहुत से कन्फ्यूज है। हर विद्यार्थी का एक सवाल होता है कि सर इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब लाएँ, कौन सा कोर्स लें, किस प्रकार इसको तैयार करें, आप कैसे तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं और जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो इसको आपके जो टॉपिक दिए हैं वही पढ़ा रहे हैं, इसके आसपास की चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। क्यों? और आपको खुद को सर्च करनी पड़ेगी ऐसी चीज़ें। अब शैक्षिक परिदृश्य का मतलब ये, अगर टॉपिक डाला गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी शिक्षा में क्षेत्र में चल रहा है अभी वर्तमान में, वो सब आपके राजस्थान से कोई अगर संदर्भ है तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। अगर टॉपिक का नाम दे दिया शैक्षिक परिदृश्य, और शैक्षिक परिदृश्य नाम से अंदर से जरूरी नहीं है। कभी भी आपने सोचा होगा कि पिछली बार जैसे रेट में शिक्षा जो संस्कृत में जो प्रश्न आते हैं, जो समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भाई शिक्षा की जो संस्कृत की जो समिति है वहाँ से प्रश्न पूछा जाना है, उल्लेख नहीं है, लेकिन आते हैं। और ये प्रश्न आपको जब पता चलेगा, जब एग्जाम हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा यहाँ से प्रश्न आया था। अभी कोई नहीं बता सकता कहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो अपन को कोशिश करनी चाहिए कि अपन आसपास के, जैसे मान लो अगर ये 4 टॉपिक दिए गए तो इन 4 टॉपिक के आसपास की चीज़ें भी आप देखिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ को, शैक्षिक परिदृश्य को। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं ये क्लासेज पूरी भी करवा दूँ शायद शैक्षिक परिदृश्य, लेकिन पहली चीज़ की, इस चीज़ की मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि पूरी चीज़ें कराऊंगा। हाँ, आपको एक आधार मिल जाएगा कैसे पढ़ना है, और वो जरूर चीज़ें करवा दूंगा जो बाकी टीचर नहीं करवा रहे हैं। जो चीज़ें अन्य टीचर नहीं करवा रहे हैं वो चीज़ें आपको मैं पहले करवा देता हूँ, जिससे आपको बाकी आप कहीं से भी पढ़ें उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग चीज़ें आगे वाली सब सेम सीखी है। अब ये टीचर जो मैंने नोट्स है मेरे खुद के वो बनाए हैं, वो कहाँ से बनाए हैं, ये से सवाल आएंगे। तो देखो, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 टीचरों के आसपास और जितनी भी किताबें हैं उनसे जो सर्च करके जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी उसको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखने की कोशिश की है। सभी टीचरों का समावेश आपको मिलेगा। और इतना तो मैं नहीं कह सकता कि कैसा प्रश्न आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे सभी से प्रश्न आएंगे, क्योंकि वो तो प्रश्न आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप जितना भी पढ़ोगे इससे, वो बाकी विद्यार्थियों से आप आगे रहोगे। अगर आपको मान लो 5 प्रश्न आते हैं और बाकी विद्यार्थी 4 कराए तो आप 5 कर पाओगे। अगर बाकी विद्यार्थी 3 कर पाते हैं तो आप 4 कर पाओगे। इस प्रकार की आप रणनीति लेकर इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा हूँ। 4 टॉपिक दिए गए हैं शैक्षिक परिदृश्य में। एक तो शिक्षण अधिगम के नवाचार दिए गए हैं, एक केंद्र एवं राज्य सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार है वो दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, जिसमें एसएमसी भी आ जाती है, एसडीएमसी भी आ जाती है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अब राजस्थान शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उसमें राजस्थान के कुछ सुझाव दिए गए थे। उस समय शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने कुछ सुझाव भेजे थे और वो सुझाव माने भी गए हैं। कुछ सुझाव नहीं माने गए हैं राजस्थान में और कुछ माने गए थे। तो कौन कौन से सुझाव ऐसे हैं जो माने गए हैं, कौन से नहीं माने गए, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आरटी में आपने जो पिछली बार आरटी पढ़ा था 2009, वो तो पढ़ना ही पढ़ना। इसके साथ साथ जो नियमावली आई है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से, जिसमें आपके 10 अध्याय और 29 धाराएं, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा में क्या चीज़ उल्लेख है। वो धाराएं सेम नहीं है, वहाँ धारा 12 चल रही थी, यहाँ धारा अलग चलती है, 10 चलती है। तो इस प्रकार ये भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क जो प्रवेश है, मतलब जो धारा 12 है भारत सरकार की और राज्य सरकार की धारा जो 10 है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, उसमें जितने भी अपडेटेशन हुए, अभी इनकम को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है, और कितने विद्यार्थियों को अभी किया गया है, कितने आपके और भी इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि कोई अभी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आप सीधी लाइट से गाड़ी नहीं चला सकते, उसके आपकी साइड में भी लाइट होनी चाहिए, मतलब प्रकाश इस प्रकार जाना चाहिए लाइट का। तो मतलब ये 4 टॉपिक दिए हैं, इसका मतलब ये 4 टॉपिक पढ़कर हम समाप्त कर दे टॉपिक को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। शैक्षिक परिदृश्य का मतलब क्या है, राजस्थान का सिनारियो क्या है, मतलब राजस्थान में किस प्रकार के शैक्षिक नवाचार हुए हैं, शुरू से लेकर अब तक क्या क्या राजस्थान में हो रखा है, वैसी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। स्पेशल टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में दिए वो नहीं, अपन को नहीं पढ़ने, लेकिन
ऐसे टॉपिक तो पढ़ने चाहिए जो राजस्थान से संबंधित है और जो भारत से संबंधित है, और भारत से धीरे धीरे हम बढ़ते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। पहले शैक्षिक प्रदेश से शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश में क्या क्या नवाचार हुए हैं या देश में किस प्रकार का सिनारियो है, उसके बाद धीरे धीरे हम राजस्थान की ओर बढ़ेंगे और बाद में ये टॉपिक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शैक्षिक परिदृश्य के बारे में थोड़ी सी सामान्य चर्चा करते हैं। शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक का नाम है। कोशिश करना कि आप नोट्स, वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना ले कॉपी में, जिससे अच्छा रहेगा। और एक कोशिश ये करना, जो मैंने तो नहीं किया लाइव, शायद पहले बना लिया था, उसके बाद मैंने ऐड भी काफ़ी चीज़ें कर दी है। तो आप कोशिश करना कि आप 2-3 लाइन छोड़ के बीच में जगह स्पेस देते हुए इसको, वीडियो को आप स्पेस रोक रोक के स्पेस देते हुए नोट्स बनाएं। अब ये मत वेट नहीं करना कि आप PDF आएगी तब निकाल लेंगे फोटोकॉपी, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक ये डेटे वगैरह याद नहीं होने वाली है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो देखो शैक्षिक परिदृश्य क्या मतलब क्या है। देखो एक तो होती है शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन, एक होती है शिक्षक जिन्हें बोलते हैं हम टीचर, और एक होती है शैक्षिक। तो जितने भी शैक्षिक चीज़ आएगी वहाँ एजुकेशन नहीं आएगा, एजुकेशनल आएगा। ध्यान रखना, जितनी भी शैक्षिक आएगी वहाँ एजुकेशनल आएगा, एजुकेशन। अब कभी भी फुल फॉर्म आए और वहाँ शैक्षिक लिखा हुआ है, और बहुत जगह आएगा शैक्षिक। आप RSCERT पढ़ोगे, अन्य संस्थाएं पढ़ेगी, तो उनमें आप शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान वगैरह ऐसे नाम आएंगे। तो वहाँ आपको फुल फॉर्म में ध्यान रखना, एजुकेशन नहीं करना, एजुकेशनल करना है। और इससे प्रश्न पूछे गए हैं पिछली बार में, जहाँ एजुकेशन लिखा हुआ था और गलत माना गया था। एक ऑप्शन में एजुकेशनल था, एक में एजुकेशन था। तो आपको इसको ध्यान रखना, एजुकेशनल होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपना राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस तो आपको पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जबकि साक्षरता दिवस है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो ये मौलाना आज़ाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री हुए, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से 11 नवंबर को मौलाना जो आज़ाद हुए हैं, जो प्रथम शिक्षा मंत्री है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। एजुकेशन जो शिक्षा है वो स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के जो बाद जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का शामिल थी। मतलब शिक्षा को राज्य सूची में, आपने देखा होगा राज्य सूची में शिक्षा भी राज्य सूची में डाली गई थी, वन भी राज्य सूची में डाले गए थे, वन्य जीवन जो था वो भी राज्य सूची में डाला गया था। मतलब अधिकांश ऐसे ऐसे थे जो राज्य सूची में शामिल किए गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इन पर बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई या इनकी दुर्दशा होने लगी, तो सरकार ने इसको समवर्ती सूची में डाला गया और फिर इन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बनाने लगी। तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन जो और राज्य सूची का विषय तो था और संविधान में इसका उल्लेख है, वो अनुच्छेद 45 में किया गया। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व है, मतलब कुछ नीति निर्देशक तत्व है जिनमें आपको आपका दायित्व या आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इस प्रकार के करें। तो 45 में ये अनुच्छेद में कहा गया था कि राज्य सरकार है वो 10 वर्ष के भीतर, मतलब जब संविधान लागू हुआ था उसमें कहा गया था कि राजस्थान सरकार है, सरकार की मतलब राजस्थान सरकार नहीं, राज्य सरकार, कोई सी भी, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी राज्य सरकार है वो 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। मतलब इतना कहा गया था कि जो, अब उसमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं था कि 8वीं कक्षा तक 10वीं कक्षा तक, ऐसा नहीं था। उसमें कहा गया था कि 14 वर्ष तक के आयु के जितने भी बालक है उनके शिक्षा की व्यवस्था करना आपके, और 10 वर्ष के भीतर करना आपको, मतलब उनकी 10 वर्ष की रियायत दी गई थी कि 10 वर्ष के अंदर आप इन जितने 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की आप व्यवस्था करिए। और ये भी कोई बाध्यकारी नहीं था, ये कोई कानून नहीं था, ये आपके नीति निर्देशक में कहा गया था और इन पर आपको व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार का बारे में कहा गया था अनुच्छेद 45 में। लेकिन 1976 आप पढ़ोगे 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ये आपके रेट में भी प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। मतलब पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, मतलब इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसको था? राज्य सरकार का। लेकिन अब नियम कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। मतलब इसको किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। और केंद्र सरकार ने एक MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा मंत्रालय नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया गया था। उस समय देखो मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय शिक्षा मंत्रालय पहले भी बना, 1954 में बन गया था, लेकिन वो तो केंद्र सरकार का था। लेकिन जो समवर्ती सूची में डालने के बाद आपके MOE मतलब
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय नाम से एक अलग गठन बनाया गया था, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसी प्रकार पहले बना दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया गया और देश के प्रथम जो शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। और इसी के जन्मदिन के अवसर पर हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1985 में, कब की बात है? 1985 में। देखो 76 में समवर्ती सूची में डाला गया। इसके बाद 1985 की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? MHRD के अधीन कर दिया गया। मतलब जो शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था उसको MHRD के अधीन कर दिया, क्योंकि एक शिक्षा मंत्रालय अलग था पहले, इस मंत्रालय को ही MHRD एक 7-8 मंत्रालयों का एक संगठन है। उसमें मतलब जितने भी मंत्रालय हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसमें शिक्षा को भी उसी में शामिल कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें वापस अब हम यही पढ़ते हैं कि MHRD का नाम बदला गया है, लेकिन नहीं, उसमें से MHRD में सिर्फ शिक्षा मंत्रालय को वापस अलग स्वतंत्र दर्जा दे दिया गया है। मतलब शिक्षा मंत्रालय नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय का वापस स्थापना कर दी गई है 1985 में। 1985 में MHRD में शामिल किया गया था, 2020 में वापस शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कर दी है। और अभी जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे धर्मेंद्र प्रधान। कौन बनाए गए थे? धर्मेंद्र प्रधान। ये चीज़ें आपको सामान्य चीज़ें हैं, ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखो, अब शिक्षा के संबंधित क्या क्या प्रयास हुए हैं, कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आई है, कौन कौन से NCF आए हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी NEP 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। किसके समय में आई ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जो इंदिरा गांधी के समय आई थी 1968 में प्रथम शिक्षा नीति, जो कि असफल रही। ये असफल क्यों रही, इसके बारे में आप दिमाग लगाइए। मैंने अभी बताया आपको कि 1976 में इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। मतलब 1976 से पहले किसका विषय था? राज्य सूची का। और शिक्षा नीति आ रही है राष्ट्रीय स्तर की, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आ रही है, लेकिन उसको लागू करना ना लागू करना ये राज्य सूची का विषय था। आप किसी चीज़ को लागू करें तो राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। आप लागू करें ना करें, समवर्ती सूची में अगर होता है तो ये बाध्यकारी हो सकता है, लेकिन यह राज्य सूची का राज्य सरकार का अपना डिसीजन होता है। कोई राज्य लागू करे कोई नहीं करे। तो 68 में जो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो असफल रही इसी वजह से। और इसी वजह से बाद में आपके 1976 में वापस उन्होंने समवर्ती सूची में डालने के बाद नई शिक्षा नीति जारी की गई। जो 10 साल बाद नई शिक्षा नीति आई थी, जो 1976 में समवर्ती सूची में डालने के बाद, वो आई थी NEP 1986, जो राजीव गांधी के समय में आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद NEP 2020 आई है, उसके 34 साल बाद NEP 2020 लागू हुई है। तो NEP 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो प्रथम शिक्षा नीति थी। इसके अलावा दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी और तीसरी शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आई। आगे हम इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, जब NEP बनती है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तब पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनी है, मतलब NCF बना है। मतलब जब शिक्षा नीति बनती है तब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनती है। आपने देखा होगा कि अभी 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके बाद आपके एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाने की घोषणा हो चुकी है। वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो NCFSC नाम से बनने जा रहा है, जिसमें 2021 के बारे में कहा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये लेट हो गया। लेकिन NCFSC बनना शुरू हो गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसका नाम रखा गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो NCF आप जो NEP 2020 पढ़ोगे, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ोगी जो आपकी सिलेबस में दी हुई है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि NCFSC 2021 के नाम से एक करिकुलम फ्रेमवर्क पाठ्यचर्या रूपरेखा बनने जा रही है, जो स्कूल एजुकेशन के लिए, SE मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए। तो जब शिक्षा नीति बनी तब एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाए गए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनी तो उसका मतलब होता है कि उसके आधार पर ही पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का समावेश किया गया। मतलब जो पाठ्यचर्या या जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो किसके आधार पर बनाया गया है? तो NCF के आधार पर बनाया गया। और जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें आपके केंद्र सरकार का 80%, मतलब जो केंद्र सरकार की जो शीर्ष संस्था है वो NCERT है। और अगर आप अन्य राज्यों की अपन को बात नहीं करें, पर राजस्थान को बात करें तो राजस्थान की जो सर्वोच्च संस्था है वो है RSCERT, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो NCERT है उसमें सरकार ने ये कहा गया, नवीन जो शिक्षा नीति 1860 में आई थी उस समय, उसमें ये कहा गया कि जो सिलेबस है उसमें एक रूपता लानी चाहिए।
और एक रूपता कैसे ला सकती है, तो एक एनसीईआरटी जो सिलेबस बना रही है राज्य सरकार, उसमें 20% चेंज कर सकती है, बाकी सिलेबस तो आपको वही रखना है, मतलब 80% सिलेबस तो वही रखना है, लेकिन आप 20% चेंज कर सकते हो। और आपने पता होगा, आपने पिछली पुस्तकें, आपने आरबीसी वगैरह देखी होगी, और आप कहोगे कि सर पिछली बार भी कमेंट आते कि सर एनसीईआरटी आरबीसी सेम सी है, हर टीचर कहता था कि आरबीसी पढ़ लो, एनसीईआरटी लगभग कवर हो जाएगी। तो 6ठी 7वीं 8वीं का आप सिलेबस देखोगे तो आरबीसी एनसीईआरटी लगभग सेम सी है। अगर आपके एसएसटी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान अध्ययन की अलग पुस्तकें चलती है, लेकिन आप साइंस वगैरह में देखोगे तो सेम सा सिलेबस है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। तो यही था, इसमें कहा गया था कि 80% तो एनसीईआरटी तय करेगी वही रहेगा, और 20% एनसीईआरटी अपने अनुसार चेंज कर सकती है। और अभी वर्तमान में भी जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिलेबस आरबीसी की अलग पुस्तकें बनवाई गई थी, जिसमें भी सिलेबस का यही रेशियो था। और अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा आए थे, उन्होंने कहा कि अपन अलग पुस्तकें चलाने से अच्छा है कि हम 100% वही सिलेबस कर दे, जो एनसीईआरटी ने तय कर रखा है वही कर दे, उसमें चेंज करने की कहाँ जरूरत है, ताकि अपने विद्यार्थी आईएएस वगैरह की जो एग्जाम्स होती है, जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स होती है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार निभा पाएँ। तो आपको सिलेबस को एनसीईआरटी का ही कर दिया गया। लेकिन आपको पता होगी, राजस्थान सरकार ने आपकी 9th और 10th की जो पुस्तकें हैं, और राजस्थान जो अध्ययन की जो पुस्तकें चलती है, कला संस्कृति की पुस्तकें चलती है, ये चीज़ें अलग से जोड़ी गई है। मतलब सिलेबस 20% तो अलग से हो गया ना, तो ये 20% सिलेबस एनसीईआरटी जारी करते हैं, और एनसीईआरटी 80% एनसीईआरटी का सिलेबस लेकर जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। जब जब पाठ्यक्रम बनता है तब पुस्तकें छपती है, टेक्स्ट बुक छपी जाती है। मतलब किताबें कब आएगी, पहले शिक्षा नीति आएगी, उसके बाद एनसीईआरटी आएगा, उसके बाद पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनेगा, उसके आधार पर किताबें छपेगी, और किताबें छपेगी तब टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनेगा। मतलब पाठ्यक्रम के आधार पर ही, किताबों के आधार पर ही क्या क्या उपकरण चाहिए, इसके लिए सर्वदर्शी सामग्री क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें बनेगी। तो ये इनका ये होता है। अब देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कौन कौन से हैं, तो एनसीईआरटी कौन कौन से है। तो पहला एनसीईआरटी आया था 1975 में, दूसरा आया था 1988 में, तीसरा आया था 2000 में, और चौथा आया एनसीईआरटी 2005, और अब आ रहा है 2021 में। जो अभी नया वर्तमान में जो एनसीईआरटी आएगा वो 5वां नंबर का आएगा। लेकिन शिक्षा नीति कुछ होनी चाहिए, तो तीसरे क्रम की शिक्षा नीति है। तो 1975 में जो आया था वो भी असफल सा ही रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी समवर्ती सूची का विषय बाद में बनाया गया था 76 में। तो जो एनसीईआरटी 1988, तो 86 में शिक्षा नीति बनी, तो 88 में एक कार्यक्रम आया, फिर इसको संशोधित करके 2020 में एक नया पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी लाया गया, फिर 2005 में लाया गया, फिर अब 2021 में लाने की बात चल रही है। अब इनको याद करने की डेट की आपको बता देता हूँ। हम तो पिछली बार में मैं जो डेट में अगर याद करता था तो इसी प्रकार याद करता था। एक आपके गणित में हमारे ट्रिपलेट चलता है, 5, 12 और 13, मतलब कर्ण का स्कोर बराबर आधार का स्कोर प्लस लंब का स्कोर। तो आप 2005 को आपको सबको पता है, एनसीईआरटी 2005 पिछली बार आपने रेट में सबने पढ़ा है। तो 2005 से आप 5 कम करोगे 2020, आप 12 कम करोगे तो 1988, और आप 13 कम करोगे तो 1975। देखो 2005 में से 5 कम किए 2000, 12 कम किए 1988, 13 कम किए 1975। इस प्रकार आप याद रख लेंगे। और नंबर वर्तमान 2021 में जो स्कूल एजुकेशन नाम से आ रहा है वो आ रहा है। अब भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ। तो शिक्षा का विकास 2 चरणों में हुआ। एक तो हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या शिक्षा के विकास हुए, शिक्षा के संबंधित क्या क्या प्रयास किए गए, और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी शिक्षा में विकास हुआ, किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ। तो देखो भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन काल, एक मुगलकालीन शिक्षा, एक ब्रिटिश काल। मतलब प्राचीन काल शिक्षा है जो 12वीं सदी तक, जब मुगलों ने यहाँ पर, या मुगलकालीन शिक्षा तो बोलते हैं, जब यहाँ बाहरी जो आक्रमणकारी थे, जो मोहम्मद गोरी जो भारत आया था 12वीं सदी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर, उससे समय से पहले का जो साल था उसको बोलते 12वीं सदी तक का प्राचीन काल माना जाता है। लेकिन बाद की जो शिक्षा है उसको मुगलकालीन शिक्षा 1757 में आपको पता होगा प्लासी का युद्ध हुआ था, और उस समय प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश अधिकार हो गया था यहाँ पे। तो उसके बाद की जो शिक्षा है वो ब्रिटिश काल की 1947 तक रही थी ब्रिटिश कालीन शिक्षा। 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मुगलकालीन और ब्रिटिश काल शिक्षा। प्राचीन काल की जो शिक्षा हुआ थी वो वैदिक शिक्षा हुआ करती थी। प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो शिक्षा हुआ करती थी वो वैदिक शिक्षा होती थी, जिसमें आश्रम, गुरुकुल या टोल नामक जो विद्यालय हुआ करते थे, और उनमें संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती थी। लेकिन उसके धीरे धीरे बाद बौद्ध शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ, और बौद्ध शिक्षा के लिए बौद्ध विहार बनाए गए। जो अभी बौद्ध विहार प्रचलन में नहीं है, उनके अवशेष ही बचे हैं। उनमें जो शिक्षा होती थी वो पाली या प्राकृत भाषा में दी जाती थी। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा प्रचलित थी।
धीरे धीरे मुगलकालीन जो शिक्षा आई उसमें मकतब या मदरसा खोले गए। मकतब छोटे होते हैं, 5वीं तक होते हैं, और मदरसा शायद बड़ी क्लासों के लिए होते हैं। कन्फर्म मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरा इससे सुना हुआ है मकतब या मदरसा, जो कि धार्मिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मुगलकालीन शिक्षा में मकतब या मदरसा हुआ करते थे, धीरे धीरे जिनमें उर्दू या फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और धीरे धीरे जो मुगलकालीन शिक्षा है उसी में ही पाठशाला नाम से प्रचलन हुआ, पाठशालाएँ खुलने लगी। देखो, मकतब या मदरसा धार्मिक शिक्षा के अंदर हुआ करते थे, जो उर्दू या फारसी भाषा में होते थे। उसके बाद धीरे धीरे मुगलकालीन शिक्षा के अंतर्गत ही पाठशालाओं का विकास होने लगा। बात करें स्कूल शिक्षा ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम स्कूल शिक्षा आई थी। मतलब स्कूल जो नाम आया था वो सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में आया था, और जिसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। और इसमें आपको पढ़ा होगा 1954 का जो वुड डिस्पेस है, जिसे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 1954 का वुड डिस्पेस जो भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें शिक्षक का प्रशिक्षण के बारे में बात कही गई थी। उसके बाद आया था भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है 1882 में, जो भारतीय शिक्षा का पहला आयोग माना जाता है। भारतीय शिक्षा का पहला आयोग 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, या जिसे हंटर आयोग कहते हैं। इसके बाद 1929 में हार्टोग समिति आई थी, जो स्वतंत्रता से पूर्व की बातें कर रहे हैं। हार्टोग समिति आई थी जिसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। इसके बाद बेसिक शिक्षा, जो महात्मा गांधी की 1937 में आई थी, जिसमें 7 वर्ष की शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा और हस्तपरक या रोजगारपरक शिक्षा के बारे में बात कही थी। और फिर 1944 में सार्जेंट योजना आई थी 1944 में। इस प्रकार ये शिक्षा का धीरे धीरे भारत में विकास हुआ। और उसके बाद 1947 में भारत का आज़ाद हो गया। और उसके बारे में बाद में हम शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ है इसके बारे में बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद में भारत की जो शिक्षा है उसके बारे में बात करें, तो उसके बारे में एक तो बनी थी समितियाँ कुछ, एक बने थे कुछ आयोग, और एक बनी थी नीतियाँ। मतलब कुछ समितियाँ बनी थी जो स्वतंत्रता के बाद है भारत में शिक्षा के लिए, कुछ समितियाँ, कुछ आयोग, कुछ नीतियाँ बनी थी। पहली समिति बनी थी दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो 1957 में बनी थी, और 1969 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। 57 से 59 के बीच मानी जाती है। 57 में बनी थी, 59 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद 10+2+3 समिति बनी थी 1975 में। उसके बाद यशपाल समिति बनी थी 1992-93 में। 3 आयोग बने थे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1946 से 48 के बीच बने थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहा जाता है 1952-53 में बना था, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1964-66 में कहा जाता है, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इसके अलावा 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की और 2020 की शिक्षा नीति भी आई थी। ये नीतियाँ बनी थी। अब देखो, इनके बारे में भी सामान्य आपको जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य में कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको। शैक्षिक परिदृश्य में आपको पिछली बार आपको पता होगा कल प्रोग्राम पूछ लिया गया था SST की शिक्षण वीडियो में। अब कल प्रोग्राम वैसे इनके नवाचार के बारे में नहीं कहा गया था इतना, लेकिन कल प्रोग्राम पूछ लिया था। 2004-05 में स्थापना हुई। अब आपको अगर पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी उल्लेख नहीं था उन्होंने, करंट का उल्लेख नहीं था कि भाई करंट आएगा। तो आपने देखा होगा पिछली बार शिक्षा जो SST का पेपर उसमें परख कार्यक्रम पूछ लिया गया, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं लिखी हुई थी, फिर भी पूछ लिया। तो शिक्षा से संबंधित है, आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा आ गया। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज, डेट अगर याद नहीं रहती तो भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए इन चीज़ों का, और एक बार ये पढ़ते ही याद हो जाएगी। ऐसी भी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। तो पहली समिति बनी थी दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो बनी थी 1957 में, जिसका गठन हुआ था 1959 में, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी। और इस दुर्गाबाई देशमुख समिति ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? स्त्री शिक्षा पर। सामान्य बातें मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरी आपको डिटेल पूरी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 10+2+3 समिति बनी थी, मतलब जिन्होंने 10+2 12वीं कक्षा, फिर 3 मतलब कॉलेज एजुकेशन, मतलब 10+2+3 का जो फॉर्मूला आया था वो 1975 में 10+2+3 समिति के नाम से ही जाना जाता है। और प्रथम बार NCF में ये बात कही गई थी 10+2+3 की, और जो कि असफल रही थी। असफल क्यों रही? वही कारण है 1976 में संवर्धित सूची से पहले का जो विषय था वो असफल ही रहने वाली थी, क्योंकि राज्य सरकार ऐसा कोई कदम उठाने वाली थी नहीं। आपके पता होगा जो यशपाल समिति बनी थी, ये यशपाल समिति थी, इसके 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। और ये 1992 में बनी थी, और 15 जुलाई 1993 में इसने रिपोर्ट दी थी अपनी। ये रिपोर्ट याद रखना, 15 जुलाई 1993 में। और रिपोर्ट का नाम क्या था? एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, जो NCF 2000 की आधारशिला तैयार की गई। NCF जो 2000 बना था और 2005 में बना था, इन दोनों की आधारशिला यशपाल समिति के द्वारा तय की गई थी। आयोग कौन कौन से बने? तो आयोग बनाया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। पहला आयोग बना था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1946 से 48 बताते हैं, जिसे राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग UEC।
भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। कब की थी? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर याद रखते तो रखो, नहीं तो 1948 याद रख लेना। अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। सुझाव क्या क्या दिए गए? तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, पूर्व शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति को मिलाने का प्रयास करना और व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ मानव विषयों को महत्व देना, ये 3 इनके सुझाव थे। और अध्यापकों को इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया। एक तो इन्होंने बताया कि प्राध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। एक होते हैं प्रवाचक जिन्होंने रीडर, एक होते हैं व्याख्याता जिन्हें लेक्चर, और शिक्षक जिन्हें इंस्ट्रक्टर। मतलब ये 4 बताए। एक तो प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता और शिक्षक। प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर, ये 4 इन्होंने शिक्षकों के 4 भागों में बांटा था। साथ ही अनुसंधान सदस्यों मतलब रिसर्च फेलोज है, उनकी नियुक्ति का भी सुझाव दिया। मतलब इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के शिक्षकों को 4 भागों में बांट दिया, और इसके साथ साथ अनुसंधान करने वाले जो सदस्य हैं मतलब रिसर्च फेलोज है, उनकी नियुक्ति का भी सुझाव दिया। और इन्होंने एक सुझाव दिया था कि प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा और संघीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी पर जोर दिया गया। इन्होंने प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा, संघीय भाषा जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, और अंग्रेजी पर जोर दिए बांधने की बात भी कही थी। दूसरा आयोग आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो 1952-53 में आया था, जिसे मुदालियर कमीशन कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन कहा जाता है। वो तत्कालीन जो कुलपति थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, किसके थे? मद्रास यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति थे। आयोग ने अपने इस प्रतिवेदन को 29 जून 1953 को भारत सरकार के समक्ष रखा, और जो प्रतिवेदन दिया गया था वो 44 पृष्ठों में था। कितने अध्यायों में विभक्त था? 14 अध्याय थे, 44 पृष्ठ थे। कुल सदस्य कितने थे? 10। और राजस्थान से डॉक्टर KL श्रीमाली जो उदयपुर से थे, अपने उदयपुर से KL श्रीमाली है, वो भी एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, मूल्यांकन के बारे में और इनकी पुस्तकों के बारे में सुझाव दिया गया, और प्रत्येक राज्य में बोर्ड बनना चाहिए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। और आप अगर पढ़ोगे आगे, जब भी आप पढ़ोगे, तो जब BSCR की बात करोगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करोगे, तब आप पढ़ोगे कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर ही प्रत्येक राज्य में बोर्ड बनाने के बाद में बात कही गई थी 1952-53 में। और अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना था वो इसी के अभिशंसा पर बना था। तीसरी बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, जो 1964-66 में, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो कि अपने उदयपुर के निवासी है, तत्कालीन अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। मतलब उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया दौलत सिंह कोठारी को, जो उदयपुर से थे। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति या राष्ट्रीय विकास नाम से, अब देखो कन्फ्यूज है, कोई कुछ किताबें राष्ट्रीय प्रगति बताती है, कुछ विकास बताती है। तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, आपका अगर पुस्तकें देखो, आप BEड वाली पुस्तकें देखोगे उनमें राष्ट्रीय विकास चलता था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो पुस्तकें चल रही हैं राष्ट्रीय प्रगति भी लिखा हुआ कहीं, तो आप दोनों ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय प्रगति नाम से, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय प्रगति नाम से। 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे श्री MC छागला, उनको प्रस्तुत किया गया था। किसको? MC छागला को। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन है वो 19 अध्यायों में विभक्त था। मुदालियर आयोग का 14 अध्यायों में और 44 पृष्ठों में, इसका 19 अध्यायों में विभक्त था। सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति इसी आयोग ने दी थी। मतलब सर्वप्रथम त्रिभाषा संस्तुति जो दी गई थी, त्रिभाषा सूत्र जो लागू हुआ था वो इसी की संस्तुति थी, कोठारी आयोग की संस्तुति थी, जो आज तक सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। कभी भी जब भी लागू करने की सोचती है तब विवाद खड़ा हो जाता है। और अभी भी शिक्षा नीति जो 2020 आई थी उसमें भी त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन जब शिक्षा जो त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात की जाती है तब विवाद खड़ा हो जाता है, दंगे होने लगते हैं। तो आपको पता होगा अभी तक इसको लागू नहीं कर पाया है। कॉमन एजुकेशन की सिफारिश की बात कही गई थी, मतलब इसमें कॉमन एजुकेशन दी जाए, सामान्य शिक्षा दी जाए या कॉमन एजुकेशन दी जाए, इसकी सिफारिश की गई। प्रथम बार पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में बात कही गई, मतलब इसी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम निर्माण की बात की गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे, और इसमें 6 सदस्य कौन थे? विदेशी। राजस्थान से वैसे कोई सदस्य नहीं था, लेकिन अध्यक्ष खुद राजस्थान से थे। अपने 6 सदस्य थे, 17 सदस्य थे, उनमें से 6 सदस्य क्या थे? विदेशी थे। इसके बाद नीतियाँ कौन कौन सी बनी है? तो 1968 की जो नीति बनी थी वो असफल रही, क्योंकि उस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय था, और इसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री 1968 में थी इंदिरा गांधी, और कोठारी आयोग की सिफारिश पर यह शिक्षा नीति बनाई गई थी 1968। क्योंकि आपको पता होगा 66 में कोठारी आयोग ने रिपोर्ट दी 19 अध्यायों में, और उसके तुरंत बाद 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। दूसरी NEP 1986 बनी थी, PM थे राजीव गांधी। NEP 1986 में बहुत चीज़ें आई गई थी, और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी देन है? तो NEP 1986 की। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बाल केंद्रित उपागम किसकी देन है? तो NEP 1986। 10+2+3 को ढांचे को संपूर्ण देश में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो NEP 1986। 10+2+3 समिति बनी थी,
उसने सुझाव दिया था लेकिन लागू नहीं कर पाई। लेकिन सर्वप्रथम लागू किसने किया था? तो 1986 की शिक्षा नीति। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली शुरू किसने की? तो आपको पता होगा NEP 1986। नवोदय विद्यालय के बारे में, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, जो कंप्यूटर साक्षरता के बारे में कहने वाले कौन थे? राजीव गांधी। और 1986 की शिक्षा नीति में बात की गई थी। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के जितने भी संस्थान जैसे डाइट है, IASC है, CTC है, जितने भी BEd कॉलेज है, वो सब शिक्षा नीति 1986 की देन है। इसके बाद NEP 2020 आई थी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है और इसमें इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। और इसमें 5+3+3+4 ये फॉर्मूला लाया गया है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा बताऊंगा तो। इसके अलावा सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है, SDG सतत विकास लक्ष्य, उसका लक्ष्य रखा गया है। उसमें 17 लक्ष्य है, जिसमें से जो SDG 4 नंबर का है वो है शिक्षा से संबंधित। मतलब सतत विकास के लक्ष्य रखा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें एक लक्ष्य रखा गया था। 17 लक्ष्य थे, उनमें से जो 4 नंबर का जो लक्ष्य है वो शिक्षा से संबंधित था और उसी को लागू करने के लिए NEP 2020। आपने एक बात सोची होगी कि ये शिक्षा नीतियाँ क्यों आती है? अगर सरकार पर दबाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का दबाव होता है, ऐसे सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उनका दबाव की वजह से ऐसी शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा में बड़े कदम, अलग अलग कदम उठाए जाने पड़ते हैं अपन को। इस प्रकार ये था भारत में शिक्षा का विकास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान में किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ, पहला विद्यालय कहाँ खुला, कहाँ पे विश्वविद्यालय खुले, मतलब प्रथम विद्यालय कहाँ खुला, इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों ने शिक्षा के बारे में प्रयास किया, और राजस्थान में कौन कौन सी बाद में समितियाँ बनी, किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ, कौन कौन से बोर्ड बनाए गए, कौन कौन से निदेशालय बनाए गए, इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।